everyone, assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. बाबर, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने MD के 2026 की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी ये 4th वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, ये 2 वीडियोस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपलोड की हैं, एक वीडियो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की अपलोड की है। तो इस वीडियो में हम फोर्स एंड मोशन का जो आपका सिलेबस गिवन है वो कवर करेंगे, लेकिन उस फोर्स एंड मोशन में आपको 3 पोर्शंस गिवन है एज़ पर PMDC सिलेबस। उसमें आपका जो कुछ पोर्शन है जिसके अंदर काइनेमेटिक्स आ जाता है। काइनेमेटिक्स के अंदर आपके फोर्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई या बाकी सारी चीज़ें जो हो गई वो आपकी गिवन है। डायनामिक्स के अंदर आपके फोर्स, न्यूटन लॉज, मोमेंटम, कोलिजन्स वगैरह ये आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि फोर्स एंड मोशन के नाम से आपके सिलेबस के अंदर गिवन है। तो इस वीडियो में हम मेनली काइनेमेटिक्स को कवर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन की ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड की हुई है। बाकी उसके बाद हमारा रह जाएगा डायनामिक्स, जो भी हम 3rd वीडियो के अंदर, यानी कि फोर्स एंड मोशन की जो 3rd वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी वीडियोज़ आपकी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज़, यहाँ पर आपसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, थोड़े बहुत मैं आपको रिवाइज़ करवाता जाऊँगा जो भी कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट होंगे। इस वीडियो में आपने देखा होगा, अगर 2 वीडियोज़ 3 वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि एक ही MCQs के जो भी एस्पेक्ट्स हैं या उस क्वेश्चन को किसी भी और तरीके से अगर पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चंस का आपको, या जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ, आपको PDF वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल है फिज़िक्स विद BKS, फिज़िक्स विद BKS व्हाट्सएप चैनल का नाम है। इसको आप फॉलो कर लें। इसमें सारी वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और उसके साथ अगर आपको PDF चाहिए तो उस चैनल की, मतलब ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक, और मैं जो है आपको उस ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा। वहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह जो है सेंड कर देता हूँ, और उसके साथ साथ आप वहाँ पर ओपन डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या कोई यार और जो है आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर दीजिएगा। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो अब बेसिकली आपसे पूछा गया है कि एक बॉडी ने एक सर्किल का 1/4 जो है लेंथ कवर की है या पाथ कवर किया है, तो आपको उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है जिसका ये रेडियस r है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बॉडी यहाँ पॉइंट A से चलना शुरू करती है यहाँ पॉइंट B तक, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि किसी भी बॉडी ने जो भी डिस्टेंस किया उसको, किसी भी बॉडी ने जो भी पाथ ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वो कि शॉर्टेस्ट लेंथ हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1/4 का, तो सबसे पहले आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि सर्किल का डिस्टेंस क्या होगा,
उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ सर्किल का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ सर्किल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ताकि ये एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसके बदले में अगर 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्किल के, तो वो आप कोई भी एक मिस ना करो। ठीक है, तो बेसिकली इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ। तो अगर इस बॉडी ने ए से चलना शुरू किया और ये बी तक आई, तो इसकी ये जो टोटल लेंथ बनी वो क्या बनी, हाफ सर्किल के इक्वल। तो आपका जो ये टोटल सरकमफ्रेंस होता है, बेसिकली इसका जो हर पॉइंट जिससे मिलकर सर्किल बनता है, इसको आप बोलते हो पूरा जो गोल मतलब आपका जो सर्किल होता है उसका जो घेरा होता है उसको आप क्या बोलते हो, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। तो अगर मैं टोटल सर्किल का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो वो कितना होगा, जितनी सरकमफ्रेंस की लेंथ है उतना ही आपका डिस्टेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस की लेंथ या सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 2πr। तो मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपका जो फुल सर्किल होता है, फुल सर्किल जो होता है उसका जो टोटल लेंथ होगा वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। ठीक बात हो गई। और आपका जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। तो अगर सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2πr है तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके डिस्टेंस के इक्वल होगा। सो डिस्टेंस ऑफ द फुल सर्किल विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, एक चीज़ तो आपने ये याद कर लेनी है, एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फुल सर्किल का, ये आपका फुल सर्किल का डिस्टेंस है, तो हाफ सर्किल का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ सर्किल डिस्टेंस क्या होगा, ये फ़िलहाल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फुल सर्किल का क्या मकसद है कि एक पॉइंट ने, एक बॉडी ने अगर ए पॉइंट से चलना शुरू किया है तो वो वापसी अब जो है ए से चलना शुरू हुई और वापसी ए पर ही आ गई, तभी तो सर्किल बनेगा। और हाफ सर्किल का क्या मकसद है कि ए पॉइंट से शुरू हुई, बी तक आई और इससे आपका इस तरह से करके हाफ सर्किल बना। तो अगर आप हाफ सर्किल की वैल्यू निकालना चाहो तो वो किसके इक्वल होगी, तो फुल सर्किल की वैल्यू कितनी है, 2πr। तो हाफ सर्किल की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से आपका हाफ सर्किल होता है और ये करेंगे तो फुल हो जाएगा। तो हाफ का क्या मकसद है, तो अगर इसका हम जो है वैल्यू 1/2 के साथ डिवाइड करें तो आपको हाफ सर्किल की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2πr को मैं अगर डिवाइड करूं किसके साथ, 2 के साथ, तो मुझे हाफ की वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू आएगा 2 में ख़त्म हो जाएगा πr, यानी कि डिस्टेंस ऑफ हाफ सर्किल विल बी πr। तो ये 2 क्वेश्चंस आपसे क्लियर हो गए। अच्छा, अब नाउ हम बात करें कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आप ए पॉइंट से चलना शुरू करो बी पॉइंट तक, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो दिस इज़ फॉर सपोज इनिशियल एंड दिस इज़ फाइनल। सो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के दरमियान। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये जो पूरी मैंने डेफिनेशन लिखी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू समझाने के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ को रिपीट किया। अब देखें, सेंटर से लेकर जो सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस बोलते हो। रेडियस क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से
लेकर सरकमफ्रेंस तक किसी भी पॉइंट को अगर हम टच करें इस तरह से करके, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये रेडियस कहलाएंगे। तो अगर ये एक रेडियस इस तरह से आर है और दूसरा ये सेंटर से लेकर ये यहाँ तक ये भी आर है, तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान में मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, आर प्लस आर के इक्वल है। तो आर प्लस आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2r। लेकिन यहाँ पर देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है दिस इज़ फॉर हाफ सर्किल। तो ये अगर आपसे कोई अब कभी भी पूछे कि हाफ सर्किल का डिस्टेंस क्या होगा, तो हाफ सर्किल का डिस्टेंस होगा पाई आर। हाफ सर्किल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ सर्किल का डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इफ द रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने किस पाथ में मूव किया है, सॉल्व करेंगे। कौन से पाथ में, सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ का क्या मकसद है, हाफ सर्किल। हाफ सर्किल में मूव करना स्टार्ट किया है तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को मैं इस तरह से डी से ज़ाहिर करता हूँ। हाफ सर्किल के लिए क्या होगा, पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 8 2 3 6.28 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 2r। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2r हाफ सर्किल के लिए। तो 2 × 2 करोगे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे, 6.28 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर के साथ डिवाइड कर लोगे। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। तो फ़िलहाल तक हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की, तो यहाँ पर मैं उसको समराइज़ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 1 इज़ हाफ सर्किल। हाफ सर्किल की 2 चीज़ें हमने डिस्कस की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाफ सर्किल का डिस्टेंस क्या बना, हाफ सर्किल का डिस्टेंस बना पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या बना, 2r। अच्छा, ट्वाइस ऑफ रेडियस को आप डायामीटर भी बोलते हो। डायामीटर आपका क्या होता है, ये जो लाइन होती है जो सेंटर से क्रॉस करती है इसको हम डायामीटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से क्रॉस करे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। और डायामीटर किसकी इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। ट्वाइस ऑफ रेडियस इज़ नोन एज डायामीटर। और रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डायामीटर का हाफ होती है। तो एक चीज़ इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि डायामीटर के इक्वल होगा, पाई आर के इक्वल होगा। तो अभी अगर हम बात करें कि फुल सर्किल, जिसने ये लेक्चर गौर से सुना होगा जो भी मैंने अभी तक बताया, तो उसके जहन में एक चीज़ होगी कि मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुल सर्किल नहीं बताया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुल सर्किल क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। फुल सर्किल क्या होगा, डिस्टेंस, फुल सर्किल का डिस्टेंस क्या होगा, फुल सर्किल का डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपने सोचा कि क्या होगा। तो देखें डिस्प्लेसमेंट फुल सर्किल का क्या मकसद है। मैंने आपको बोला था कि फुल सर्किल का मकसद ये है कि अगर ए पॉइंट से बॉडी चलना स्टार्ट हुई तो वो वापसी घूम कर ए पॉइंट पर आ गई। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। अब इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान में शॉर्टेस्ट कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 0।
तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। फॉर अ फुल सर्किल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ 0। लेकिन मैं एक चीज़ आपको हमेशा के लिए याद करवा दूं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। या तो बॉडी ने चलना शुरू ही नहीं किया, एक चीज़ आपने ये कंडीशन जहन में रख ली, द बॉडी हैज़ नॉट स्टार्टेड टू मूव येट, एक ये बात हो गई। दूसरी कि बॉडी ने चलना शुरू किया, बॉडी आगे गई, अब उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी ने बोला नहीं मेरा मूड नहीं है जाने का, अब मैं वापसी जाऊंगी, तो बॉडी अपनी सेम जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पर आ गई। तो इसको बोलते हैं हम व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू इनिशियल पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन हो गई ना, एक तो बॉडी ने मूव ही नहीं किया तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा बॉडी ने मूव करना शुरू किया, गई, उसके बाद सेम उसी पॉइंट पर आ गई, देन रिटर्न्स टू सेम इनिशियल पॉइंट, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। अभी ये इतना मैंने आपसे डिस्कस किया, आपने सोचा होगा कि मैंने तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया या क्वेश्चन तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो अगर ये चीज़ें आपको पता ना होती तो आपको ये क्वेश्चन तंग करता। अगर आपने शुरू में किए होंगे क्वेश्चन तो आप कर लेते, लेकिन मैंने क्वेश्चन वो उठाए हैं जो अगर आप एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा उससे रिलेटेड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें कि 1/4 ऑफ सर्किल आपसे पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। हाफ सर्किल का मैंने बताया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ हाफ सर्किल, तो 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है हाफ सर्किल का भी हाफ। हाफ सर्किल को अगर आप हाफ कर दो इस तरह से करके तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। तो इसी 1/4 का आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, तो इसको करते हैं हम। अभी तो इसको नहीं छोड़ेंगे हम क्योंकि आपने कर लिया। तो फॉर एग्जांपल बॉडी ए से चलना शुरू हुई और ये बॉडी यहाँ पर ये बी पॉइंट है, बी तक आई, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका आर्क, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये अगर आप निकाल लोगे तो ये आपका डिस्टेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ किस, ये कर्व पाथ में जो भी ट्रेवल हुई है वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो हाफ सर्किल को अगर हम 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे, फुल सर्किल का हमें पता है, फुल सर्किल का सॉरी अपना हाफ सर्किल का हमें डिस्टेंस पता है कितना था, पाई आर, ठीक है। पाई आर किसका था, हाफ सर्किल का। तो अगर मैंने आपको बताया कि हाफ सर्किल को बाय 2 के साथ डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, इस 1/4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं हाफ सर्किल की वैल्यू रखूँ पाई आर डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी फॉर 1/4 ऑफ सर्किल। डिस्टेंस हमें मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर जिन बच्चों को वेक्टर्स की नॉलेज नहीं है उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। तो यहाँ से देखें, आपने बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू हुई है, पॉइंट बी तक गई है, तो सेंटर से, ये सर्किल का ही पार्ट है ना, आपने इसको सर्किल का जो है वो पार्ट सपोज करना है। तो ये क्या है, रेडियस आर, और ये भी क्या है, रेडियस आर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने ए आपका फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा या शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, तो वो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। तो आप ए से बी की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। अब ये जो लाइन बनी है ना, स्ट्रेट लाइन, इसी की जो है हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस यही जो लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन, वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। आपको बात समझ आई। एक बॉडी ए से चलना शुरू हुई, बी तक गई, अब ये जो आर्क वाला पॉइंट था ये डिस्टेंस के इक्वल था, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इस लाइन की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर।
अब देखें थोड़ा, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर ये आर है, ये भी आर है, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखें कि ये एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ट्रायंगल की तरह बन रहा है। और कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें एक वैल्यू पता है, दैट इज़ हेपाटेन्यूस स्क्वायर। हेपाटेन्यूस क्या होता है? ये वाली साइड हेपाटेन्यूस कहलाती है, और ये क्या होता है? बेस कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? ये परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बनाए, उसके सामने वाली एंगल हाइपोटेन्यूस, और जो बचेगी बेस, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप अगर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लोगे तो वही आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूस विल बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा? बेस क्या है? आर, इसका स्क्वायर, और पी ये भी आर, उसका स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। अब ये जो अंडर रूट दोनों के ऊपर है, इसका मकसद ये होगा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर इस अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा? आर अंडर रूट 2। तो आर अंडर रूट 2 क्या बना आपका? आर अंडर रूट 2 आपका बना डिस्प्लेसमेंट, और पाई आर बाई 2 आपका बना डिस्टेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, उसको मैं अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊँ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं एमडी गेट आपका लेता, तो अगर फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन होते तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये होता। अब देखें क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट। यानी कि एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, और इस पॉइंट को, ये अगर एक थ्योरी आपको समझना है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए फिगर भी दी हुई है, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल, इतना आसान नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन विल बी। यानी कि एक पॉइंट जो पहले ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, इस तरह से करके ये वाला पॉइंट, जब इस पॉइंट ने रोल किया, रोल का क्या मकसद है कि ये बॉडी घूमी। अब कितना घूमी? हाफ रेवोल्यूशन। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। हाफ रिवॉल्यूशन। अब देखो फुल रिवॉल्यूशन कितना होता है? फुल रिवॉल्यूशन आपका होता है 360 डिग्री। फुल रिवॉल्यूशन का मकसद क्या है कि एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है, यानी कि पूरा सर्कल बनता है। तो 360 डिग्री को आप लिखते हो 2 पाई आर। तो हाफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? 360 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 के साथ, तो ये 2 में मर जाएगा। तो हाफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? पाई आर। फिलहाल सुनते जाओ, बस जो चीज़ें बता रहा हूँ सुनते जाओ। इस पॉइंट ने क्या किया कि हाफ रिवॉल्यूशन ट्रेवल किया। हाफ रिवॉल्यूशन किया तो अब पॉइंट, सपोज़ करो फ़िलहाल कि ये आगे नहीं गया, फ़िलहाल के लिए सोचो कि ये आगे नहीं गया, फ़िलहाल के लिए सोचो कि क्या हुआ। फ़िलहाल के लिए आपने ये सोचना है कि इसने हाफ़ रिवॉल्यूशन जब किया होगा तो ये इस तरह से जब घूमा होगा, इस तरह से करके, तो ये वाला पॉइंट अगर फुल सर्किल, अगर फुल रिवॉल्यूशन होता तो घूम कर बिल्कुल वापस इसी जगह पर आ जाता। लेकिन हाफ़ रिवॉल्यूशन हुआ है तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट हो गया होगा इस वाले पॉइंट के ऊपर। इतना क्लियर है सबको? अगर ये फुल रिवॉल्यूशन करता तो ये आपका यहाँ पर आ जाता वापस, लेकिन इसने क्या किया है, इसने आपका हाफ़ रिवॉल्यूशन ट्रेवल किया है। तो हाफ़ ट्रेवल किया है तो पहले अगर यहाँ पर था, अब ये कहाँ पर आ गया है? अब ये यहाँ पर आ गया है। एक चीज़, तो जब इस बॉडी ने, अब देखो दूसरी पॉइंट, जब इस बॉडी ने रोटेट करना शुरू किया होगा या रोल किया होगा, तो ज़रूरी तो थोड़ी है कि अगर इस बॉडी ने रोटेट किया है तो ये इसी पॉइंट पर जो है घूम रही होगी, ये आगे गई होगी। बिल्कुल ये बात हम मानते हैं कि ये बॉडी आगे गई होगी। अब आगे क्या हुआ होगा, आगे ये कितना गई वो मैं आपको समझाता हूँ।
तो बॉडी ने कितना मूव किया था, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मकसद क्या था, जो मैंने आपको बताया कि ये बॉडी जब हाफ रिवॉल्यूशन आगे गई होगी तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने पाई आर कवर किया होगा। अगर ये 360 जाती तो इसने 2 पाई आर कवर किया होता इस बॉडी ने। ये आगे गई है तो ये कितना हुआ होगा हाफ सर्किल में या हाफ रिवॉल्यूशन में, पाई आर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो इसको रिपीट करके देखना। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ये शुरू में इनिशियल पॉइंट था, बॉडी ने रोल किया कितना, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन किसके इक्वल है, पाई आर के इक्वल है। और ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर चला गया। ऊपर कहाँ पर गया होगा, ये बॉडी आगे गई होगी तो फॉर सपोज अब ये बॉडी यहाँ पर आ गई है तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा। अब इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान में जो लाइन होती है उसी का नाम तो है भाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले आप ये वाली साइड निकालोगे, ये तो साइड आपको मालूम है, ये क्या इस किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखें ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये आर के इक्वल है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये आर के इक्वल है। तो आर प्लस आर क्या होगा, 2r, यानी कि दिस साइड इज इक्वल्स टू 2r, दिस साइड इज इक्वल्स टू पाई आर। नाउ यू हैव टू फाइंड हेपाटेन्यूस, सेम फार्मूला। अब ये किसके इक्वल होगा, हेपाटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इक्वल्स टू बेस, व्हाट इज इक्वल टू बेस, बेस के इक्वल है पाई आर इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2r, तो 2r का स्क्वायर। तो इसके ऊपर भाई है हमारा अंडर रूट। तो पाई आर स्क्वायर का मकसद क्या हुआ कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये क्या बना, ये हमारा बना 2 का स्क्वायर बना 4, आर स्क्वायर का बना, आर का स्क्वायर बना आर स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पर भी, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये मेरा क्या बनेगा, आर स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये मेरा क्या बना, पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो अब मेरा आर स्क्वायर है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसमें मर जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन है हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है हमारा। तो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपने हो सकता है इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन ना देखे होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो परेशान नहीं होना आपने। ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैंने इसीलिए ही ये वीडियो बनाई है ताकि जो कॉन्सेप्ट्स आपके ख़त्म हो चुके हैं, भूल चुके हो आप, उनको आप दोबारा से अपने माइंड को एक्सरसाइज, आप हाफ सर्किल 1/4 ये तो आप सब करते हो। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सोचोगे कि भाई ये किस तरह से होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, अ कार इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न्स एट इनिशियल पॉइंट। अब उसके बाद क्या है, वेलोसिटी इज 0 बट स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इज 0 बट वेलोसिटी इंक्रीजेज, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूं, यहाँ पर क्या आपसे बोला गया है कि एक कार है, ठीक है, जिसका फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पॉइंट है। अब इसने एक्सीलरेट किया है, ठीक है, एक्सीलरेट किया है, और ये आपका पॉइंट बी है, बी तक या किसी भी पॉइंट तक वो गई है। अब वो वापस आ गई है इनिशियल पॉइंट के ऊपर, यानी कि कार ने जहाँ से मोशन स्टार्ट की वहाँ पर वापस आ गई, यानी कि बैक टू इनिशियल। अब आप देखोगे कि ये जो मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सीलरेशन का आइडिया नहीं है, वेलोसिटी का आइडिया नहीं है, उसके बाद भी ये आप क्वेश्चन कर लोगे। किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आपको जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि भाई अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गई है तो इसका मकसद क्या है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो आपने वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी आपकी 0। और एक्सीलरेशन आपका क्या है, एक्सीलरेशन आपका होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से आपकी वेलोसिटी 0 हुई, आपके वेलोसिटी के 0 होने से एक्सीलरेशन आपकी 0 हुई। लेकिन एक दूसरी कॉन्सेप्ट होती है, वो होती है स्पीड। वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, और स्पीड हमेशा बढ़ेगी क्योंकि हमेशा डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, आपका डिस्टेंस पॉजिटिव होता जाएगा। डिस्टेंस को मैं इस तरह से, जब मैंने एमडी गेट का जो है कोर्स किया, मतलब करवाया था बच्चों को, तो उनको मैं आइडिया देता था इस तरह से, आप जब से पैदा हुए हो और जितना भी आप चले हो आज तक, वो टोटल आपका डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड भी आपकी हमेशा बढ़ेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसको हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब मेरा पूरी ज़िंदगी जो भी मैं चलाऊँ वो तो मेरा डिस्टेंस है, लेकिन मैं डिस्टेंस काउंट करता हूँ अपने घर से, कि मैं घर से गया, मार्केट गया, देन वापस आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम है। और एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड जो टोटल डिस्टेंस मैंने किया और मुझे जितना टाइम लगेगा वो मेरा एवरेज स्पीड बनेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस जाने का फॉर एग्ज़ाम्पल s, आने का s, तो ये डिस्टेंस ऐड होगा तो 2s बनेगा फॉर सपोज। तो इसका मकसद ये है कि डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है भाई। डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, आपका स्पीड भी इंक्रीज़ करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट्स आपको माइंड में आ गए, अब क्वेश्चन की तरफ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज़ 0। बिल्कुल भाई, वेलोसिटी तो 0 है, बट स्पीड इंक्रीजेस। तो बिल्कुल बात ठीक है कि वेलोसिटी 0 है लेकिन स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं ना हमने, इस तरह से तो स्किप नहीं करना। स्पीड इज़ 0, स्पीड 0 नहीं होगी भाई, क्योंकि गया है, आया है, इसने मूव किया है। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीज़, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही, वेलोसिटी गया उसके बाद वापस आया, तो ये भी नहीं होगा। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी डिक्रीज़, तो नहीं होगा ये भी। सो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, अ ट्रेन हैज़ ए स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर द फर्स्ट 1 hour and 40 km/h for the next half an hour. Its average speed in km/h is। तो अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि स्पीड v1 है 60 km/h, किसके लिए, पहले 1 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पीड आपकी v2 है, दैट इज़ 40 km/h, लेकिन वो किसके लिए है, नेक्स्ट हाफ आवर के लिए, यानी कि 1/2 आवर, बेसिकली 30 मिनट्स। तो ऊपर वैल्यूज़ km/h में है, इसी वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर रहा यूनिट्स को। तो इसकी एवरेज स्पीड आपने बतानी है, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड। तो अगर देखें यहाँ पर आपको एक v1 गिवन है, दूसरा t1 गिवन है, एक v2 गिवन है, दूसरा t2 गिवन है। तो एवरेज स्पीड के फार्मूलाज मैंने एक 10-15 मिनट की शायद वीडियो बनाई थी, उसमें सारे मैंने फार्मूलाज डिस्कस की हुई हैं, उनकी डेरिवेशन, तो वहाँ से आप देखकर उसको याद कर लें। एवरेज स्पीड का फार्मूला बेसिक होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, जितना भी डिस्टेंस हो, s1 प्लस s2 प्लस s3 डैश डैश अप टू sn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू इन्फानाइट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, एक ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। ये आपने कब यूज़ करना है, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इज़ गिवन। हर फार्मूला की कंडीशन होती है। ये जो आपके प्रॉब्लम्स करते हो आपको समझ नहीं आता ना कि
सर कैसे पता चले कि फार्मूला कौन सा कहाँ पर लगाना है? तो वो इसी वजह से नहीं आपको समझ आता क्योंकि आपने उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया कि फार्मूला को यूज़ कैसे करना है। इस फार्मूला को तब यूज़ करना है जब डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, तब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एक फार्मूला तो ये हुआ। दूसरा फार्मूला क्या हुआ कि मैं S1 की जगह पर इसकी वैल्यू रखूँ, VAV इज इक्वल्स टू S1 की जगह हमें पता है S इज इक्वल्स टू V इंटू टी, तो यहाँ पर S1 की जगह पर मैं क्या लिखूँ, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेकंड फार्मूला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपको स्पीड या वेलोसिटी गिवन हो, वेलोसिटी और स्पीड गिवन हो एंड टाइम गिवन हो। समझ आ गई आपको बात? तीसरा फार्मूला, जब आपको टाइम गिवन ना हो, तो टाइम जब गिवन ना हो आपको, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर क्या रखा, ऊपर मैंने रखा है डिस्टेंस S1 प्लस S2 और नीचे क्या रखा, टाइम। अब टाइम की वैल्यू क्या है, T इज इक्वल्स टू S अपॉन V। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि S अपॉन V, लेकिन S1 V1 प्लस S2 V2। अब मैंने नीचे वालों की निकालनी है LCM। डेरिवेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, करनी नहीं थी मुझे, लेकिन अब आपको हो सकता है समझना है, इस वजह से। V1 V2, आप टेबल्स पढ़ो। S1 का सॉरी V1 का टेबल जाएगा कितना, V1 V1 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये S1 V2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, V2 जाकर वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा ना। अब V2 इसको डिवाइड करेगा, जैसे आप LCM निकालते हो, V2 V2 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये V1 जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, S2 V1, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या था, S1 प्लस S2, ठीक है। अब ये जो V1 V2 है, ये थर्ड यानी कि थर्ड अपना इसको क्या बोलते हैं आप, जो थर्ड टर्म होता है वो चला जाता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना कि S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 V2 प्लस S2 V1 डिवाइडेड बाय V1 V2। S1 प्लस S2 इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बोली। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या बनेगा, S1 प्लस S2 इंटू V1 V2, इसके नीचे क्या आएगा, S1 V2 प्लस S2 V1। और ये जो फार्मूला है ये गोल्डन फार्मूला है। अब आप क्या बोलोगे, पता नहीं अपनी मर्ज़ी से बोल रहा है कि गोल्डन फार्मूला ये वो। भाई ये फार्मूला, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं जहाँ पर आपको टाइम ही नहीं गिवन होता। आपसे पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आप बोलते हैं ये तो टाइम गिवन ही नहीं है, कैसे निकालोगे। तो ये फार्मूला है जो आपका व्हेन टाइम इज़ नॉट गिवन, ये तब आपको बचाएगा, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको 3 फार्मूलाज बताए, आप और ड्राइव कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करने हैं। अब ये आपने फार्मूला इन तीनों में से कौन सा लगाना है, यहाँ पर आपको कौन सा डेटा गिवन है, तो यहाँ पर देखो आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। तो स्पीड और टाइम वाला कौन सा फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है। तो यहाँ पर मुझे वही फार्मूला लगाना है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V1 60 और T1 1 आवर प्लस V2 की वैल्यू क्या थी 40 और ये था 1/2, ठीक है। यही थी ना वैल्यू, हाँ बिल्कुल, V1 T1, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है 1, T2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस हाफ। तो ये क्या बनेगा 60 प्लस ये क्या बनेगा 20 और ये 1 प्लस 1/2। ये 60 प्लस 20 क्या बनेगा 80 किलोमीटर। और इसके नीचे क्या आएगा, ये 1 और हाफ क्या बनेगा, इसकी LCM निकालो 3, ये 3 टाइम्स 3 प्लस ये एक सेकेंड, LCM क्या होगी, इसकी LCM बनेगी
इसकी एलसीएम क्या बनेगी, इसकी एलसीएम बनेगी 2। 1 का टेबल 2 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 2 मरतबा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। 2 का टेबल 2 पर कितनी मरतबा, 1 मरतबा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1, तो ये 80 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइडेड बाई 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा 160 डिवाइडेड बाई 3। 160 डिवाइडेड बाई 3 क्या बनेगा, 53.3333, ये आपकी वैल्यू आएगी 53.33। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखें इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे आपको एवरेज स्पीड का आइडिया देना था, इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा गया है कि अ पर्सन कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद v2, द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इज़। तो यहाँ पर इसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। इसने बोला है कि हाफ जर्नी हुई v1 से, यानी कि x/2 हुआ v1 से और x/2 हुआ v2 से, तो एवरेज स्पीड बताओ। लेकिन अगर मैंने आपको ये फार्मूलाज नहीं बताए होते तो आप कंफ्यूज होते। तो यहाँ पर ये थर्ड फार्मूला आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है। तो किस तरह से होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा x/2 प्लस x/2 v1 इंटू v2, क्योंकि वो सेम है। और नीचे क्या होगा, x/2 इंटू v2 प्लस x/2 इंटू v1, इसी तरह से होगा ना, बिल्कुल। अब ये x/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये क्या होगा v1 v2, और नीचे क्या होगा, अब ये x/2 और x/2 यहाँ से होगा कामन, तो x/2 इंटू v2 प्लस v1, और ये x में ख़त्म हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा आपका 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर ना हो आपका तो आप नहीं कर सकते। अ कार इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 km/h एंड द रेस्ट विद 60 km/h। द एवरेज स्पीड इज़। तो अब तो ये आपको करना चाहिए कि कार ने क्या किया है, 1/3 x/3 जो है वो कवर किया है 20 के साथ, और रेस्ट x/3, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अगर x है उसमें से x/3 आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये 3 और ये 3x माइनस x 2x/3, तो एक x/3 दूसरा 2x/3, और एवरेज स्पीड क्या है 60, यानी कि एक 20 है दूसरी 60 है। आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये आप इस थर्ड वाले फार्मूला से आप निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम आपको गिवन नहीं है। चलो मैं करवा देता हूँ, आप ऐसा ना समझो कि ये मुश्किल है। VAV इज इक्वल्स टू S2 प्लस S1 V1 V2 अपान S2 V1 प्लस S1 V2। अब किस तरह से हुआ ये, 1/3, यानी कि अगर मैं S1 S2 S1 की वैल्यू क्या है 1/3 x/3, और S2 की वैल्यू क्या है 2x/3, और V1 क्या है, V1 है आपका, एक वेलोसिटी है 20, दूसरी है 60, तो ये 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय S2। S2 की वैल्यू क्या है, S2 का मकसद है कि 2x/3, और दूसरी वेलोसिटी कितनी है V1 शुरू वाली 20 प्लस x/3, दूसरी वेलोसिटी कितनी है 60। अब ये ऊपर जो है वो ऐड हो जाएगा आपस में, तो कितना होगा x/3 और 2x/3, ये आपका होगा x 20 इंटू 60 ऊपर, और नीचे क्या होगा, ये x/3 और ये x/3 आप लोगे कामन, तो ये निकल आएगा x/3, और ये 2 इंटू 20 प्लस 60, तो ये x में ख़त्म हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू 20 इंटू 60, और नीचे क्या होगा, ये आपका होगा 0 प्लस 2 इंटू 2 4
प्लस 60, तो ये आपका क्या होगा 3 इंटू 20 इंटू 60, और ये आपका नीचे क्या होगा 100, ये 0 से 0 मर गया, ये ख़त्म, ये कितना होगा 12, और ये आपका कितना होगा 36। अब देखो ये आंसर है 36 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जा रही है ईस्ट की तरफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स। अब क्या हो रहा है कि उस बॉडी जो कि ईस्ट की तरफ जा रही थी उसकी स्पीड तो सेम है, लेकिन उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया। कितने टाइम के बाद? 10 सेकेंड के बाद। द एवरेज एक्सीलरेशन इन दिस टाइम, तो एवरेज एक्सीलरेशन आपकी कितनी होगी इस टाइम में, तो ये आपने निकालना है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप देखकर कंफ्यूज ना होना कि पता नहीं कौन से एमसीक्यूज़ हैं, ये वो आपसे आपके टेक्स्ट बुक्स में से रिलेटेड हैं, इसी वजह से ये मैंने निकाले हैं, वरना मैं क्वेश्चंस इस तरह के नहीं लेकर आता। और अगर मुश्किल हो तो आप बताओ कि नहीं ये हमारे कोर्स से बाहर हैं, तो जब PMTC दे देगा ना टेस्ट में तो फिर आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि द पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन नॉर्थवर्ड्स द एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूँ इस तरह से करके, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ नॉर्थ। अब बॉडी कहाँ जा रही थी? बॉडी जा रही थी ईस्ट की तरफ। कितनी वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब क्या हुआ कि बॉडी सडन कहाँ चली गई? बॉडी सडन चली गई नॉर्थ की तरफ। स्पीड की है क्या है, मतलब वेलोसिटी क्या है बॉडी की? 5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है? अच्छा, इसको टाइम कितना लगा ये तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, 10 सेकेंड्स। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एवरेज एक्सीलरेशन ये v1 है और ये v2 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये अगर आप निकालोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको फ्री वेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा v1, ये बनेगा v2, और इसका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा। वेलोसिटी का आपको रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि एवरेज एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है डेल्टा v अपॉन t, और चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है, यानी कि इन दोनों वेलोसिटीज़ का आपको रिजल्टेंट निकालना है। उसको टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है? ये आपका इक्वल होता है v2 माइनस v1 अपॉन t। तो अगर आप इसको सॉल्व करो या मैं इसको सॉल्व करवा के फिर आपको बताऊं कि नहीं ये मेथड गलत है, तो इससे पहले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये माइनस v1 निकालना है। यहाँ पर ये v1 आपको गिवन है और ये v2 आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, ये v2 का डायरेक्शन सेम रखना है, आपने v1 का डायरेक्शन रिवर्स कर देना है आपने। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपको v2 माइनस v1 की वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों का जो रिज़ल्ट बनेगा वो इनके दरमियान बनेगा, तो अब आपने ये रिजल्टेंट निकालना है और उसको टाइम के साथ डिवाइड करना है, अदरवाइज़ ये आपका वैल्यू गलत आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें v1 की वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है 5, और डायरेक्शंस ना भूलें, ये वेस्ट है ये नॉर्थ है। अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या किस वजह से मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो v2 माइनस v1 वेक्टर वाली नॉलेज भी इसमें यूज़ हो रही है, वेलोसिटीज़ के कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं। आपको ये भी याद आ रहा है अभी थोड़ी देर में कि वेलोसिटी वेक्टर है, और उसके बाद एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन t, ये भी आपको समझ आ रहा है, ग्राफिकल हेल्प भी हो रही है। तो अब इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगा? ये रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो r इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर will be equal to 25 plus 25, 25 plus 25 will be 50, 50 can be written as 25 into 2, 25 into 2 will be written as 5 अंडर रूट 2, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 2 इसके ऊपर, ये हमारा आ गया रिजल्ट 5 अंडर रूट 2। अब इसको मैं क्या करूँगा? टाइम के साथ डिवाइड करूँगा। अब मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, ये मुझे क्या मिला है? ये मुझे वेलोसिटी का रिजल्टेंट मिला है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा v अपॉन t। तो v2 माइनस v1 का आप
देखिए ना भाई, ये वेक्टर्स फॉर्म आपको गिवन है v1 v2। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो डेल्टा v आपने निकाल लिया, वो कितना आया आपका 5/√2। नीचे टाइम कितना था 5, टाइम था 10, टाइम था 10। तो ये आपका क्या बनेगा 1/2। तो ये क्या होगा √2/2, लेकिन कितना वेस्ट इंटू नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि ऑप्शंस जो इसने दिए हैं उसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग है। बिल्कुल आपका मेथड ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आंसर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, ये √2/2 जो गिवन है, कभी कभी हमें जो है कुछ वैल्यूज़ हमें सही से निकालनी पड़ती हैं। वो किस तरह से कि इसको हम क्या करेंगे, √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और √2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो क्या होगा √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2/2। तो ये √2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 2 बनेगा, और नीचे क्या होगा 2/2। और ये आपका क्या है नॉर्थ वेस्ट, आपका जो रिज़ल्ट आया है नॉर्थ वेस्ट। तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 1/2 नॉर्थ वेस्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन इट इज़ गिवन इन दी वेक्टोरियल फॉर्म and you have to find average acceleration. So by using vectors knowledge you will reverse the direction of v1, and after reversing the direction of v1 you will find the resultant velocity, and you have to put the resultant velocity in the formula of acceleration, that is a is equals to delta v upon t. So you will find the ultimate answer and the b is the correct answer. ठीक है, I hope it is clear now. उसके बाद हमारा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास बॉडी 10 kg है, उसके वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स फॉर x फॉर 4 सेकेंड ऑन इट, इट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने किसी पास्ट में भी देखा था, और ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर भी मैंने आपको ऐड कर दिया है ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कहीं पर लिखूँ, हाँ ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है कि डेटा लिखना है हमें। डेटा क्या है कि आपके पास एक मास m है जो कि मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर इस पर कोई फोर्स लगा है, उस फोर्स की वजह से इट हैज़ स्टार्टेड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब मैं वैल्यूज़ लिखूं सबसे पहले तो भाई कि बॉडी का मास क्या है, तो बॉडी का मास है 10 kg। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी है इसकी 10 है 4 है 10, तो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब इस पर फोर्स लगा है कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड के लिए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन बतानी है, तो आपको पता होगा कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू f/m। एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द एक्सीलरेशन। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, दूसरा फॉर्मूला vf माइनस vi/t। तो यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी है इसको मैं इनिशियल सपोज कर लूँ, ये वाली जो वेलोसिटी है इसको मैं फाइनल सपोज कर लूँ। तो इनिशियल क्या होगी v1 10, फाइनल क्या होगी, फाइनल क्या होगी, यहाँ पर फाइनल रखनी है। तो ये यहाँ से मैं रिमूव करूँ, और ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 10, और टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड। तो ये कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 4, ये -2, और ये है गलत। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया है कि
वेलोसिटी का आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस भी डायरेक्शन में आप देख रहे हो वेलोसिटी को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले इस डायरेक्शन में, तो जब दूसरी वेलोसिटी आप रखोगे तो उसको आप माइनस वी के फॉर्म में रखोगे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। माइनस शोज नथिंग एक्सेप्ट डायरेक्शन इन वेक्टर्स, माइनस शोज नथिंग बट डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ माइनस का काम है डायरेक्शन देना आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले v1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, वो तो पॉजिटिव के अंदर है, ये साइंस आपने रखने हैं। v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू है -2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सॉल्व करना है। अब क्या होगा, a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ की वैल्यू क्या होगी, वी एफ की वैल्यू कितनी है फाइनल की -2, और उसके बाद क्या है माइनस 10 डिवाइड बाई क्या है टाइम कितना है 4, -2 -10 कितना हो गया -12 डिवाइड बाई 4, दिस इज़ -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये मैंने जानबूझकर किया कि आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं सही से कर रहा हूँ, या कोई सो रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि भाई ये इसने गलत किया है और इसका यही मेथड सही है। सो कितना है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पर इसने जो है ना थोड़ी सी होशियारी की है। ये आपको एक इसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से इसका एक नाम होता है पर्टिकुलर, चलो कुछ भी इसको सपोज कर दो फिलहाल के लिए कि चलो इसने कोई डेटा दिया है आपको। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली, कौन ये जो है आपको मतलब क्या बता रहा है कि ये कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म डेसिलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, या इनफ डेटा नहीं है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा आइडिया देखो कि ये गिवन क्या क्या है, इसमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो तो ये आपको x मीटर्स के अंदर गिवन है। तो यहाँ पर ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और अच्छा डिस्प्लेसमेंट का कैसे पता चला -2, शुरू में ही माइनस दिया हुआ है ताकि आपको समझ आए। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं होता, और यहाँ पर ये 0। टाइम 0 का मकसद ये नहीं है कि टाइम 0 हो गया, टाइम 0 का मकसद ये है कि फ़िलहाल बॉडी ने चलना शुरू नहीं किया, ठीक है। हम वहाँ से सपोज़ कर रहे हैं बॉडी इनिशियल से आगे गई है, उसके बाद -2 की तरफ, यानी कि 2 जो है कदम इनिशियल से भी पीछे चली गई है। अब वहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टॉप वॉच लगाई, वहाँ पर टाइम 0 है। ये आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको डिटेल वीडियोस करवाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये रिवीजन सीरीज़ है, उसमें भी मैं अच्छा खासा आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर देखें, अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड की बात है, तो मुझे वैल्यूज़ उस तरह से निकालनी है। तो अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूँ x1 अपान t1 तो वैल्यू मुझे मिलेगी। तो x1 अपान t1 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो एक सेकंड, यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज कितना है, -2 से 0 और 0 से 1। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है, -2 से 0, तो चेंज कितना आया है फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस इनिशियल कितना है अपान चेंज कितना है टाइम का 1, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुई, दूसरे की चेंज निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। दूसरे की v2 आपने चेंज निकाली, यहाँ पर कितनी चेंज हुई 6 और 1, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी 2, उसके बाद कितनी हुई है 6, इंक्रीज़ क्या आया है 4। अब उसके बाद ये थर्ड है, 2 से 3 की तरफ टाइम गया, इसलिए जानबूझकर टाइम ऊपर को दिया है क्योंकि आपको यही वैल्यू जहन में होती है कि x/t या s/t, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा टाइम नीचे होगा, तो आप डायरेक्टली जल्दी कर लेते। तो यहाँ पर इसने जानबूझकर इस तरह से दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो ये टाइम क्या हुआ 1, और ये 6 और 16 तो कितना हुआ 10/1। तो यहाँ पर देखो कि पहले जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, v1 की वैल्यू क्या आपको मिली
2 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू क्या मिली, 6 मीटर पर सेकेंड। v3 की वैल्यू आपको क्या मिली, v3 की वैल्यू मिली 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट आफ्टर ईच सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड के बाद देयर इज इंक्रीज ऑफ +4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, +4। 2 + 4 कितना हुआ, 6। यहाँ पर देखो +4, ये अपना 6 + 4 कितना हुआ, 10। तो v4 भी यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये कितना हुआ होगा, 14। v5 निकाल सकते हो, कितना हुआ होगा, 18। तो इस तरह से इंक्रीज आ रही है वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद। तो मोशन सबसे पहले तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली 4 मीटर पर सेकंड के साथ इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक्सीलरेटेड है या नहीं ये आपको कैसे पता लगेगा। तो अगर जिसने भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सीलरेशन वगैरह के दिए हैं आपको, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एक्सीलरेटेड मोशन है। जिसने नहीं देखे होंगे उसको नहीं पता। एक्सीलरेशन जब मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं आपको बोलता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सब आपको यही बोलते हैं। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। और ऊपर अगर मैं रखूँ 2 मीटर पर सेकंड और नीचे रखूँ 1, तो इसका मकसद ये होता है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो रही है एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। या मैं कभी कभी बच्चों से इस तरह से भी पूछता हूँ कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मकसद क्या है, तो वो बोलते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। तो मैं बोलता हूँ भाई एक्सीलरेशन तो है, लेकिन इसका मकसद क्या है। तो मैं बच्चों को फिर समझाता हूँ, जिनको नहीं पता होता, कि मोस्टली सबको नहीं पता होता, काफ़ी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मकसद ये है कि बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है। अब वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो नहीं पता हमें, लेकिन हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। ये है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर तो क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है वेलोसिटी हर सेकंड में। तो जब 4 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हर सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईच सेकंड में बढ़ रही है। तो ये आपकी जो मोशन होगी ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप कि मैं आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा उतर रहा हूँ, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। जिसको भी जो भी डाउट हो पूछ लो भाई। व्हाट्सअप PDF आपको अगर चाहिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पर लिंक की अपडेट्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें होती रहती है। मैं काफ़ी टाइम इनएक्टिव रहा हूँ, मैंने चैनल पे वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी वीडियोज़ देखो, ताकि सबका फ़ायदा हो, ठीक है। आपने देखा होगा इतनी व्यूअरशिप नहीं है, उसके बाद भी मैं बना रहा हूँ, उसका इतना टाइम लगता है, मुझे खुद से सॉल्व करनी है। फाइनल ईयर MBBS चल रहा है, उसके बाद ये मुझे देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि मुझे ये आसान होगा मेरे लिए? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकल वीडियो 10 to 15 मिनट्स की मैंने एक बनाई है, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑन ग्राफ के नाम से, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑन ग्राफ के नाम से। वो आप देख लो, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाला जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सपोज़ करूँ कि दिस इज़, ये वाला पॉइंट जो है ये 0 है, दिस इज़ 20, दिस इज़ 40, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज़ 50। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये इसको मैंने किया 10, और यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको किया 20, और यहाँ पर इसको मैंने किया 30। तो आप देखोगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, 20 10 सेकेंड में, तो 40 20 सेकेंड में, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा मैं ऊपर रखूँ इसके बराबर, तो ये 60 होगा, यहाँ पे 60 30 सेकेंड्स में। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन।
और यूनिफॉर्म मोशन में आपको क्या मिलता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो इसी तरह के इंटरसेक्शन से बनती है। आप पहले एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ रखते हो, फिर वाई एक्सिस में रखते हो, उसके बाद इनको इस तरह से करके ड्रॉ करते हो, फिर जो कॉमन पॉइंट होता है उससे लाइन पास करते हो, तो आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, सो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ टाइम एक्सेस रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज़। अब जब आप वो वीडियोस देखोगे ना ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑन ग्राफ पे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इनके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि ये दो पार्टिकल्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, 30 और 60 डिग्री के ऊपर। तो जो रेशियो है वेलोसिटीज़ का वी ए और वी बी का वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ग्राफ बताया गया है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब उसमें दो बॉडीज़ हैं, एक है बॉडी ए, दूसरी है बॉडी बी। एक की एंगल है 30 डिग्री, दूसरे की एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैं इसको अलग अलग ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से नहीं बनेगा 60 क्योंकि टोटल एंगल 90 हो जाएगा और 90 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ग्राफ को मैं सही से बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम फॉर बॉडी ए, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ टाइम, एंगल आपका 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, वी ए अपॉन वी बी, रेशो ऑफ दी वेलोसिटीज़। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ वेलोसिटीज़? तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी आप ग्राफ करते हो ना, उसमें एक होता है एरिया, दूसरा होता है स्लोप। एरिया आपको मल्टीप्लिकेशन में से मिलता है। सो फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो ये ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। और दूसरा, तो इसमें से हमें एरिया में से कुछ नहीं मिलेगा फ़िलहाल के लिए। स्लोप में से क्या, स्लोप आप किस तरह से निकालते हो? तो स्लोप आप एक तो टेन थीटा निकालते हो, ठीक है, टेन थीटा, और स्लोप से आप डिवीज़न करते हो, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो निकालनी है, और स्लोप किसके इक्वल होती है, टेन ऑफ थीटा के। तो यानी कि अगर मैं वी ए अपान वी बी को टेन थीटा ए अपान टेन थीटा बी लिखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशो ऑफ वेलोसिटीज़ मुझे निकालनी है। और रेशो ऑफ वेलोसिटीज़ क्या है, टेन ऑफ ए यानी कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद टेन 60 डिग्री का वैल्यू, जो भी निकालो आपका आंसर आए दैट इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से 1030 का वैल्यू होता है √3, 1/√3, और दूसरा होता है √, ठीक है।